बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अगस्त काउंट का पार्ट 2 जो रिमेनिंग था हम वो करेंगे। आज जो थेरीज़ हैं, जो काम हम लोग अगस्त काउंट का देखने जा रहे हैं वो हैं सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनामिक्स एंड रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। जैसे कि स्लाइड नंबर 1 पे आपको लेक्चर भी शो रहा होगा, चैप्टर नेम, टॉपिक और उस टॉपिक के जो रिमेनिंग टॉपिक थे वो हम कौन कौन से कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्लाइड नंबर 2 में छोटा सा इंट्रोडक्शन है, जैसे कि लेक्चर नंबर 4 में मैं आपके साथ बड़ी डिटेल में अगस्त काउंट के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ। उसकी इंट्रोडक्शन में रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉइनिंग द टर्म सोशियोलॉजी, set out the development the science of the man that will be based on an empirical observation, focus on the two aspects of the society, social statics and social dynamics. Social statics क्या है? Forces which produce order and stability, and social dynamics forces which contribute to social change. ये वो सारी चीज़ें हैं। सोशियोलॉजी की जो टर्म थी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। दैन सोशल साइंस ऑफ मैन जो है, इसने जो एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन या एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस करी इसकी बात की। दिन वो ये कहते हैं कि टू एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं। उसने सोसाइटी की स्टडी के लिए दो, मतलब ये समझ लें कि दो हिस्से में डिवाइड कर दिया, सोशल स्टैटिक्स में और सोशल डायनामिक में। और ये सोशल स्टैटिक्स क्या है और सोशल डायनामिक क्या है ये बड़ी डिटेल में हम आगे चल के पढ़ेंगे। बेसिकली स्टैटिक्स जो है वो ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी की बात करते हैं, डायनामिक सोशल चेंज की बात करता है। तो स्लाइड नंबर 2 हमारी हो गई। नेक्स्ट मूव करते हैं स्लाइड नंबर 3 की तरफ। स्लाइड नंबर 3 में जैसे आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, हाउ डिड सोशियोलॉजी थ्योरी कंट्रीब्यूट टू मॉडर्न साइंस। किस तरह से सोशियोलॉजिकल थ्योरी जो है अगस्त कॉम्ट की वो कंट्रीब्यूट करती है मॉडर्न साइंस में। वो ये कहते हैं अगस्त कॉम्ट में हैव बीन द फर्स्ट पर्सन टू coin the term sociology in 1838, but his work to prove the existence of positivism is what stand out still today. This is because Comte identified three basic methods that could be used to fulfill the invariant laws that society would strive to find in the final stage. वो ये कहते हैं कि वो पहला बंदा था जिसने सोशियोलॉजी टर्म इंट्रोड्यूस करवाई, लेकिन वो ये कहता था कि जो उसका काम है पॉजिटिविज़म का काम, वो स्टिल आज इस दौर तक जो है वो इतना सिग्निफिकेंट है क्योंकि उसने वो मेथड इंट्रोड्यूस करवाए जिसके ज़रिए आप फाइनल स्टेज, मतलब पॉजिटिविज़म स्टेज में रहते हुए आप वर्ड को जान सकते हैं। दोज मेथड्स आर ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड कंपैरिजन। ये याद रखिएगा, नेक्स्ट भी जब हम आगे स्लाइड्स पे चलेंगे तो इस बात का तज़किरा आएगा कि वो कौन से 3 मेथड थे। ये पॉजिटिविज़म का मेथड है क्या? ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड कंपैरिजन। This means social scientists will be bound to their studies through that they could discover with their sense. This formation, once verified by the truth that data can only provided, will then be used to encourage social change at any cultural levels. People argue community are more willing to adopt to change when it has a basis in fact instead of a basis in a supernatural. We can understand the natural world, it is possible to understand the supernatural world. तो ये कहता है बेसिकली, वो ये कहते हैं कि यहाँ पर आप नेचुरल वर्ल्ड के ज़रिए सुपरनेचुरल वर्ल्ड, इट इज़ इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द सुपरनेचुरल वर्ल्ड। जिस तरह हम लोग नेचुरल वर्ल्ड को स्टडी कर सकते हैं, आप सुपरनेचुरल वर्ल्ड को भी जो है उस तरह से स्टडी जो है वो सुपरनेचुरल वर्ल्ड की जो स्टडी है वो इम्पॉसिबल है, मतलब और इसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि कॉमेडी की जो सोशल चेंज की बात है, लोग ये समझ लें कि इस पर क्रिटिक कर रहे हैं कि जो अगस्त कॉम्टे हैं वो जो सोशल चेंज है उसको ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो स्लाइड नंबर 3 की लास्ट लाइन्स हैं, लास्ट पैराग्राफ हैं, वो ये कहते हैं कॉमेडी आल्सो टेक अ यूनिक अप्रोच to how we saw the structure of the social system. Instead of looking at individuals, he felt that the true social units in any society was the family. The family will join other families to create a tribe. Tribe will then work together to form a nation. और यहाँ पर इसकी जो यूनिक जो थी सोशल स्ट्रक्चर के बारे में जो इसकी स्टडी थी या जो उसके कॉन्सेप्ट थे वो बड़े यूनिक थे। कैसे? वो ये कहता है कि उसने एक इंडिविजुअल की बजाय देखने के बजाय सिस्टम, सोशल सिस्टम जो है या सोसाइटल सिस्टम जो है उसकी तरफ फोकस किया। अब वो ये कहता है कि जो फैमिली है वो एक बेसिक यूनिट है जिसकी वजह से आपका सोशल सिस्टम बनता है। जब फैमिली बनती है, फैमिली से बहुत सारी फैमिलीज मिलकर एक
ट्राइब बनाती हैं और वो ट्राइब जो है वो एक सोशल सिस्टम या एक सोसाइटी या एक नेशन बनाते हैं। इसी के साथ चलते हैं स्लाइड नंबर 4 की तरफ। स्लाइड नंबर 4 में जैसे आपको मेन हेडिंग नज़र आ रही होगी, सोशल स्टैटिक्स वर्सेस सोशल डायनेमिक्स इन द सोशलॉजिकल थ्योरी। जैसे कि प्रीवियस जो स्लाइड है उसमें हमने पढ़ा कि इसने सोशल बजाय इंडिविजुअल्स के, इसने सोसाइटल सिस्टम की बात की। अब सोसाइटल सिस्टम में उसने सोशलॉजिकल थ्योरी में इसको डिफ्रेंशिएट किया, सोशल स्टैटिक्स क्या है और सोशल डायनेमिक्स क्या है। स्टार्ट करते हैं पहले इसकी रीडिंग। कॉमेटी सेपरेटेड स्टैटिक फ्रॉम डायनेमिक्स इन हिज अप्रोच टू सोशियोलॉजी एंड दिस इज perhaps his greatest contribution to a modern sociology। अब किस तरह स्टैटिक्स को किस तरह से डिफाइन करते हैं और डायनेमिक्स को। स्टैटिक्स आर डिफाइंड एज द कंपोनेंट ऑफ सोशल सिस्टम और अ स्ट्रक्चर दैट इंटरेक्ट with other system or structure. It also look at the structure of the relationship between each part of the system and how it's relate to the entire system as a whole. Committee often discount statics in favor of dynamics with developing his sociological theory and sociology theory। बेसिकली स्टैटिक्स में बात करते हैं। मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि स्टैटिक्स, सोशल स्टैटिक्स में वो देखेंगे लॉ एंड ऑर्डर कि किस तरह से चीज़ें चल रही हैं, जो स्टेबिलिटी है सोसाइटी के अंदर, जो इक्विलिब्रियम है सोसाइटी का, वो हमने कहा कि सोसाइटी 5 बेसिक इंस्टीट्यूशन पर लाई कर रही हैं। अब सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर क्या है कि 5 बेसिक इंस्टीट्यूशन है। हर जो इंस्टीट्यूशन है वो डिपेंडेंट भी है और डिपेंड भी कर रहा है और इंडिपेंडेंट भी है। अब यहाँ पर हर सोसाइटी के अंदर जो सोसाइटल स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, उन स्ट्रक्चर के जितने भी कंपोनेंट हैं उन सारे कंपोनेंट को स्टडी करना, उनमें क्या स्टेबिलिटी है, उसके साथ साथ हर कंपोनेंट का दूसरे कंपोनेंट के साथ जो रिलेशनशिप है और एज अ होल जो सोसाइटी को चला रहे हैं। जिस तरह हमने कहा कि ह्यूमन बॉडी की तरह है जो सोसाइटी है, हर पार्ट जो है दूसरे पार्ट को जो है वो हेल्प आउट करता है स्मूथली चलने के लिए। तो इसी तरह सोशल स्टैटिक्स में जब एक सोसाइटी ऐसा स्ट्रक्चर हर पार्ट दूसरे पार्ट को कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोई भी एक पार्ट जो सोसाइटी का अगर इफ़ेक्ट होता है वह एज अ होल सोसाइटी को इफ़ेक्ट करता है। और जब हर एक पार्ट अपना काम सही तरीके से अंजाम दे, एक लॉ एंड ऑर्डर की सूरत में चल रहा है, तो एज अ होल सोसाइटी को वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसके लिए बेनिफिशियल होता है। डायनेमिक्स on this dynamics all the social change which occur within a society follow a system of progressive evaluation, so that people or a group become more intelligent over time. Eventually egoism is suspended in the favor of altruism. Most importantly, according to Comite, this is a progress that people can control on their own. Accelerating and de-accelerating is based on their यूनिक पर्सपेक्टिव। अब यहाँ पर डायनेमिक्स, वो कहते हैं सोसाइटी दो तरह से चल रही थी। अब सोसाइटी हर वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सूरत में भी तो नहीं रहती। कुछ लोग जो हैं उन लॉ एंड ऑर्डर को डिसोबे भी करते हैं, जिसकी वजह से वो चेंज है। वो ये कहते हैं कि सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी जो अगर कोई कल्चर या सोसाइटी एक जगह पर जम कर रह गई है तो वो प्रोग्रेसिव नहीं है। तो वो जो चेंज है, चीज़ों का बदलना, उसको वो प्रोग्रेस के तौर पे ले रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ों का बदलना एक प्रोग्रेसिव पर्सपेक्टिव है जिसके ज़रिए सोसाइटी चल रही है। तो सोसाइटी को हम जब स्टडी करते हैं तो 2 एस्पेक्ट्स में करते हैं कि सोसाइटी का लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से चल रहा है, स्टेबिलिटी कितनी है और सोसाइटी में चेंज कितना है। जितनी भी मॉडर्न सोसाइटीज़ होंगी उनमें जो डायनेमिक्स होंगे, जो चेंज का एस्पेक्ट होगा, बहुत ज़्यादा रैपिड होगा और बहुत ज़्यादा तेज़ होगा। अब चलते हैं स्लाइड नंबर 5 की तरफ। उसमें क्या कहते हैं? स्लाइड नंबर 5 में कहते हैं व्हेन द फाइनल स्टेज ऑफ सोशियोलॉजी वाज अचीव्ड, द स्टेप ऑफ द स्टेज ऑफ द पॉजिटिविज्म, कॉमेटी बिलीव दैट it could change the way people live in their life. Yet there was a unique personal influence within the theory he developed which will ultimately create weaknesses that his मतलब सिंपली वो ये कहते हैं कि जो पॉजिटिविज़म की स्टेज है एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर लोगों चेंज आया। कहाँ पर? लोगों के रहने में, उनकी ज़िंदगियों में, इन सारी चीज़ों में। जब आपकी सोच में तब्दीली आती है तो एज अ होल वो आपकी लिविंग स्टैंडर्ड को, आपकी सारी चीज़ों को वो बदल के रख देती है। तो ये कहते हैं कि पॉजिटिविज़म एक ऐसा स्टेज है जिसने लोगों की ज़िंदगियों को बदल के रख दिया। वही जो सोशल डायनामिक्स की बात कर रहे हैं ना, कि सोसाइटी को हम लोग चेंज के पर्सपेक्टिव में देखते हैं, तो वो पॉजिटिविज़म की स्टेज को एक चेंज की स्टेज कहता है।
The goal of this separation was to create a society that was based on a naturalistic science. In the community view, it will be able to explain how human developed in the past, giving those living in the present an opportunity to predict the future course of civilization. हमने कहा, जब मैंने आपको नेक्स्ट में कहा था कि अपने मेथड को याद रखना है, पॉजिटिविज़म की बात की। पॉजिटिविज़म स्टेज में जो मेथड था पॉजिटिविज़म का, वो ये था कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं और उसके बाद आप कंपैरिजन करते हैं। तो ये कहती हैं कि पॉजिटिविज़म की स्टेज ने लोगों की ज़िंदगियों को चेंज की स्टेज कहा, लोगों की ज़िंदगियों को बदल दिया। अब इसमें वो साथ साथ कहते हैं कि इसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लोग पास्ट प्रेजेंट में किस तरह थे और उसकी बेसिस पर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वही प्रिडिक्शंस की बात की जहाँ पर उन्होंने कंपैरिजन की बात की। तो नेक्स्ट यहीं पर जो स्लाइड नंबर 5 की लास्ट पैराग्राफ है, उसमें कहते हैं दिस नॉलेज वुड प्रोवाइड द सर्कमस्टांसेस that could provide the social stability in any culture at any time. Progress and order would put people together working towards a common goal of a mutual betterment. वो ये कहते हैं कि ये दोनों ऑपोजिट नहीं है, ठीक है। आप सर्कमस्टांसेस अगर आप बात करते हैं, स्टेबिलिटी की बात करते हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, तो वो चीज़ें होंगी तो प्रोग्रेस होगी, और प्रोग्रेस का मतलब चेंज। तो ये जो चेंज है और स्टेबिलिटी, ये दोनों प्रमोट कर रहे हैं बेटरमेंट ऑफ द पीपल, और ये म्यूचुअल बेटरमेंट ऑफ द पीपल की बात कर रहे हैं। मतलब तमाम अफराद की म्यूचुअल, सबकी बेटरमेंट, मतलब जितने भी अफराद हैं सबकी फलाह व बहबूद की बात कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि सोसाइटी के दोनों एस्पेक्ट एक दूसरे के साथ चलते हैं और ज़रूरी है सोसाइटी। ना तो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर से सोसाइटी चल सकती है और ना ही चेंज, के दोनों चीज़ें होंगी तो सोसाइटी स्मूथली चलेगी। नेक्स्ट चलते हैं रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, स्लाइड नंबर 6 की तरफ। क्या कहते हैं जनाब रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी में? स्लाइड नंबर 6 में रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी से शुरू करते हैं। कॉमेटेज सोशल थियरीज क्यूमुलेटेड इन हिज रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी which precedes the development of the non-theistic religious humanist and secular humanist organization in the 19th century. You may also have coined the term altruism. यहाँ पर ये कहते हैं कि जो रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी है, जो सोशल थियरीज थी उनकी, रिलीजियस ह्यूमनिस्ट और सेकुलर ह्यूमनिस्ट के, इन चीज़ से रिलेटेड, इन सारी चीज़ों को बेस, मतलब इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके जो इसने थियरी दी या जो सोशल थियरी इंट्रोड्यूस करवाई, वो रिलीजन ह्यूमैनिटी की थी जो 19th सेंचुरी में आई। और इसके बाद ये जो वर्ड था अल्ट्रुइज़म, इसने कॉइन किया। अल्ट्रुइज़म का मतलब इसार, जज्बा इसार, इसकी कुर्बानी। अब ये कहते हैं कि कॉमेडी डेवलप द रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी फॉर पॉजिटिविज्म सोसाइटी इन ऑर्डर टू फुलफिल द कोहेसिव फंक्शंस ऑन सेल्फ बाय ट्रेडिशनल वर्शिप। यहाँ पर अब ये जो डेवलपमेंट थी रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी की, ये पॉजिटिविज्म स्टेज पर या पॉजिटिविस्ट जो सोसाइटी है उसको, उसके लिए उसने इंट्रोड्यूस करवाई, ताकि वो अपने वर्कशिप पर जो उनकी जगह है, इबादत गाहें, वहाँ पर लोगों की जो जोड़ के रखने का काम है, जो फंक्शन है, ऐसा अमल है जिसके ज़रिए लोगों को जोड़ के उसको पूरा किया जा सके, ठीक है। इसके साथ द रिलीजन वाज डेवलप आफ्टर कॉमेटेड पैशनेट प्लेटोनिक रिलेशनशिप। मतलब यहाँ पर उसकी सारी चीज़ों को बताया गया कि किस तरह से जो है। इसके साथ साथ रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी के अंदर वो ये कहते हैं कि कॉमेटी ने रिलेशनशिप बिल्ड किया कि किस तरह से क्या चीज़ें किस चीज़ के साथ लिंक करी होती हैं। कॉमेटी के मुताबिक जो फेमाइन वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं जनाब? सेंटिमेंट्स और मोरालिटी, अखलाकियात और जज्बातियत, ये जो है ये ख़वातीन की जो है इक़दार में शामिल हैं उसके मुताबिक। इसके साथ साथ लास्ट जो लाइन है, पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ है 6 स्लाइड का। In 1849, he proposed a calendar reforms called the Positivism calendar, in which months were named after history greatest leader, thinker and artist. मतलब इन 1849 में इसने कैलेंडर रिफॉर्म्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, जिसको उसने पॉजिटिविस्ट कैलेंडर का नाम दिया, जिसमें हर मंथ को एक हिस्टोरिकल ग्रेटेस्ट लीडर या थिंकर या आर्टिस्ट के नाम के साथ उसने दिया, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब एक ऑर्डर के तहत उसने वो नाम दिए। और हर डे, ये सिर्फ नहीं बल्कि हर जो डे है उसको एक थिंकर, मतलब मंथ, हर मंथ एक लीडर के साथ, और इसके साथ साथ हर मंथ का हर जो डे है उसको डेडिकेट किया किसी एक थिंकर को। नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड नंबर 7 की तरफ। स्लाइड नंबर 7 में रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी में क्या कहते हैं? द रिलीजन ह्यूमैनिटी वाज डिस्क्राइब बाय द थॉमस
ह्यूगली कैथोलिक, मतलब उसने कैथोलिज़म को क्रिश्चियनिटी से माइनस करने का मतलब रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी और किसने डिस्क्राइब किया। यहाँ पर एक राइटर है, उसकी बताया गया है कि उसने भी इस चीज़ पर काम किया। इसके साथ थॉमस की जो और एडिशनल वर्क थे उसमें उसने बताया कि जो प्रीस्ट है वो रीमैरिज मतलब वो मैरिज शादी कर सकता है, ज़मीन, डेस्टिनी, किस्मत, इन सारी चीज़ों पर भी उसके काम थे। इसके अलावा उनके मुताबिक प्रीस्ट जो है वो ये कहते हैं नेशनल एम्बेसडर होता है अल्ट्रिज्म का। वो टीचिंग कर सकता है। इसके अलावा जितनी पॉलिटिकल, डिस्ट्रीब्यूट, इंडस्ट्रियल, इन सारी चीज़ों में वो ये कहता है कि जो प्रीस्ट है, जो पादरी है, उसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। और फिर इसके साथ वो कहते हैं कि वो एक दिस रिक्वायर्ड अ लॉन्ग ट्रेनिंग उसको दी जाती है। दे बिगिंस ट्रेनिंग फ्रॉम द एज ऑफ 28, studying in a positivist school from the 35 to a 42 up pre-serve एंड मतलब यहाँ पर ये कहता है कि एक लॉन्ग ट्रेनिंग से वो गुजरते हैं। प्रीस्ट जो होते हैं, पादरी होते हैं, वो 28 की 28 साल की उम्र में उसको पॉजिटिविस्ट स्कूल में उनको डाला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद 35 to 42 तक जो है वो सर्व करते हैं। और फिर इसके बाद वो ये कहते हैं कि ओनली एट द स्टेज ऑफ 42 कुल ही बिकम फुल प्रीस्ट। मतलब कितनी एक लंबी ट्रेनिंग, कहाँ 28 से लेकर 42 ईयर्स तक, मतलब जो है वो एक मुकम्मल जो है वो पादरी बनते हैं। फिर उसके बाद ये कहते हैं उनका दे अर्न नो मनी और कुड नॉट होल्ड ऑफिसेज आउटसाइड द प्रीस्टहुड एंड दिस वाई देयर इन्फ्लुएंस वाज अ प्योरली स्पिरिचुअल और मॉरल। मतलब क्योंकि उनका और भी काम होती है, इसलिए उनकी जितना भी जो इन्फ्लुएंस होता है, जो असर होता है, वो बड़ा स्पिरिचुअल होता है और बड़ा अखलाकी होता है। ये जो कॉन्सेप्ट था रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी का, ये थॉमस ह्यूगली का था। अब नेक्स्ट इसके बारे में स्लाइड नंबर 8 की तरफ चलते हैं। उसमें जनाब क्या कहते हैं, हाँ, स्लाइड नंबर 8 की तरफ चलते हैं, जहाँ पर अगस्ट कॉम्स रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। और ये कहते हैं कि जो है फ्री थॉट्स की बात करता है। और फ्री थॉट्स की जो बात है वो जो फ्रेंच फिलासफर है अगस्ट कॉम्ट करता है। वो क्या कहते हैं, अगस्ट कॉम्ट हैड इन्वेंटेड द वर्ड सोशियोलॉजी फ्रॉम द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड ही हैड प्रपोज दैट आइडिया एंड थियरीज डेवलप थ्रू 3 स्टेजेस। वही मेटाफिजिकल स्टेज, मेटाफिजिकल स्टेज और पॉजिटिविज्म स्टेज की बात करता है। बेसिकली रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी में वो ये बात करता है कि हमें मज़हब, मतलब सिंपली अगर रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी की बात करें, ह्यूमन मज़हब, इंसानों का मज़हब क्या है, वो ये कहते हैं कि इंसानों का मज़हब इसार और कुर्बानी है। ऐसे वो तमाम काम जो मैन काइंड की बेटरमेंट के लिए, उनकी वेलबींग के लिए किए जाएँ, वो रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी है उसके नज़दीक। तो ये कहता है कि ये जो तीनों स्टेजेस हैं, ये तीनों स्टेजेस भी किसी न किसी तरह से ह्यूमंस को सर्व कर रही हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में जैसे हम बड़ी डिटेल में मैं आपको बता चुकी हूँ कि थियोलॉजिकल स्टेज क्या है, मेटाफिजिकल स्टेज क्या है और पॉजिटिविज्म स्टेज क्या है। तो ये कहते हैं बेसिक मकसद रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी यही है कि किस तरह से लोगों को जो है वो सर्व किया जाता है, और वो उन लोगों को सर्व करना ही रिलीजन है। अब थियोलॉजिकल स्टेज क्या है, एक्सप्लेन करते हैं सुपरनेचुरल चीज़ों को, ठीक है। मेटाफिजिकल स्टेज एक्सप्लेनेशन बाय एब्स्ट्रैक्शन की बात करता है। पॉजिटिविज्म क्या है, एक्सप्लेनिंग बाय द एम्पिरिकल ड्राइव रेगुलेटिंग, मतलब साइंसेस की बात करता है। फिर इसके बाद वो ये कहते हैं फॉर एग्जांपल अगस्ट कॉम्टे, फ्रेंच थिंकर ऑफ द मिडल 19th सेंचुरी, मेड अ स्टिमुलेटिंग ऑफ somewhat erratic approach to consist humanism, taking the fact and methods of science as his starting point. Comte working out a far-reaching system, what he called positivism. He used the word positive not as the opposite of negative, but as meaning scientifically certain और assert. वो ये कहते हैं कि इसने टर्म जो है जो यूज़ की वो पॉजिटिविज़म की, उसका मतलब ये नहीं था कि जो नेगेटिव के ऑपोजिट आ रही थी, बल्कि एक ऐसा जिसमें आप साइंटिफिक मीनिंग के तौर पर चीज़ों को ले सकें, एक पॉजिटिव, एक अच्छी इमेज के तौर पर। मतलब उसने कहा कि ये नहीं कहा कि जो पिछला दौर है वो नेगेटिव, बल्कि पॉजिटिविज़म का नाम इसलिए दिया एक ऐसा दौर जिसमें आप बेहतरी की तरफ देख सकें, अच्छी चीज़ों की तरफ देख सकें। मूव करते हैं स्लाइड नंबर 9 की तरफ। स्लाइड नंबर 9 में क्या कहते हैं, फिर यहाँ पर वो यही बात कर रहे हैं जो उसने पीछे बात की। उसने कहा कि फेमिनिन वैल्यूज़ की बात की, सेंटिमेंट्स की बात की, इसलिए वो ये कहते हैं कि ये अपनी 40s में आके जो है वो जो है डीप इमोशनल क्राइसिस आ गया। क्यों आ गया,
ब्यूटीफुल इंटेलेक्चुअल वुमेन थी, इंटेलिजेंट वुमेन थी, जिसके साथ इसका रिलेशनशिप था। और वो जो है उसकी डेथ के बाद उसको बड़ा इमोशनली ये जो है उसको फेस करना पड़ा, इमोशनल क्राइसिस से गुजरा। वो उसकी जो है नाम कवर पे जाता है कि वो सारी चीज़ें वहाँ पर बयान की हुई हैं। लास्ट इसी स्लाइड नंबर 9 में वो ये कहते हैं, स्लाइड नंबर 9 के लास्ट पैराग्राफ में कहते हैं, ऑल दिस accompanied comedy unfortunately transformation of positivism into a complex religion of humanity, replete with the rituals, sacraments, priests, and temples. For the worship of the god, he substituted the worship of the mankind, and for the calendar of the Christian Senate as a select list of heroes of human progress. ये कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिविज़म जो स्टेज है उसकी कम्प्लेक्स, उसको क्यों कम्प्लेक्स, तो ये कहते हैं पॉजिटिविज़म तो साइंटिफिक वे से चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने की बात है, लेकिन जो रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी है कि इंसानों को किस तरह से सर्व किया जा सकता है, ये एक कम्प्लेक्स चीज़ है जिसमें उसने उसके रिचुअल्स जो हैं, जो प्रीस्ट है, जो पादरी हैं, उन सारी चीज़ों को, जो टेम्पल्स हैं उसमें किस तरह से उन सारी चीज़ों को उसने बयान किया। उसने ये कहा कि उसके साथ साथ उसने जो रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी में जो उसका सबसे बड़ा काम है, उसने एक ट्रिब्यूट पेश किया उन सारे थियरिस्ट थिंकर्स को। उसने एक कैलेंडर जो है, क्रिश्चियन कैलेंडर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। वो लास्ट में मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। इसी तरह चलते हैं स्लाइड नंबर 10 की तरफ। स्लाइड नंबर 10 में वो क्या कहते हैं, स्लाइड नंबर 10 में कहते हैं पॉजिटिविज़म पैटर्निंग इट्स, मतलब स्लाइड नंबर 10 में स्टार्ट करते हैं। वो ये कहते हैं पॉजिटिविज़म पैटर्निंग इट्स लेटरी क्लोज आफ्टर दैट ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च अज्यूम सम ऑफ द objectionable features of the religion cults and was soon dubbed। ठीक है, क्रिश्चियनिज्म माइनस क्रिश्चियनिटी, वही बात जो पीछे एक और थेरिस्ट ने भी की थी। वो कहते हैं इट वाज अ मोर एवर अ कल्ट ओवर पर्सनलाइज in the image of the egoistic founder who in fact become the high priest of a new religion and whose state was यहाँ पर बेसिकली उनका कहने का मतलब ये है, यहाँ पर बेसिकली पॉजिटिविज़म की स्टेज में वो ये कहते हैं कि रोमन कैथोलिक चर्च में बहुत सारी ऐसे जो रिचुअल्स थे, जो कल्ट्स होते थे, जो इबादत या समझ लो या रसूमात थी जिनके ऊपर ऑब्जेक्शंस होते थे, ऑब्जेक्शनेबल थी, उनको ख़त्म करने की कोशिश की गई। जिस तरह कैथोलिज़म माइनस क्रिश्चियनिटी, इस किस्म की बातें मतलब काम है। अब लास्ट में वो ये कहते हैं कि हिज फॉलोअर्स हैव बीन particularly active in Brazil, where in 1881 they established a positivist church, its headquarters in Rio de Janeiro, still functioning on a regular basis. Community lasting influence on Brazil is seen in the fact that, मतलब यहाँ पर ये कहते हैं कि इसके जितने भी अगस्त कॉमिटी के फॉलोअर्स थे जो इसकी रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी की बात करते थे, वो अभी भी ब्राज़ील में एक्टिव है और इसका जो हेड क्वार्टर है वो रायो डी जेनेरियो में है, जो फंक्शन कर रहा है। इसके साथ साथ जो पहला एक ऐसा थिंकर है जिसका जो माकूला है वो लिखा गया है, जो ब्राज़ील का नेशनल फ्लैग है उसके ऊपर लिखा है ऑर्डर एंड प्रोग्रेस। इसने जो स्टेबिलिटी, जो दो सोसाइटी की बात की, जो इसने कहा कि सोसाइटी को दो हिस्सों में डिवाइड किया, स्टेबिलिटी की बात की और प्रोग्रेस की बात की। तो ऑर्डर और प्रोग्रेस वो जो उसका माकूला था वो जो है ब्राज़ील के फ्लैग पे लिखा हुआ है। दिस इज़ द ओनली नेशनल एम्बलम इन द वर्ल्ड दैट परपेचुएटेड द वर्ड ऑफ द फिलोसफर। लास्ट स्लाइड में, स्लाइड नंबर 11 में कहते हैं दैट चर्च हैज़ इट्स ओन साइड्स। वहाँ पर वो पॉजिटिविस्ट, जो पॉजिटिविस्ट चर्च ऑफ ब्राज़ील है उसका बात बताया गया। इसके बाद जो पॉजिटिविस्ट कैलेंडर था जो 13 मंथ पर कंसिस्ट है, और उन 13 मंथ के ऊपर लैदा हर जो मंथ है वो 28 डेज़ के ऊपर कंसिस्ट करता है, और हर मंथ को नाम दिया गया और हर मंथ के बाद, हर मंथ के अंदर जितने डेज़ है उसमें हर एक थिंकर को जो है वो जो है वो डेडिकेट किया गया है उस दिन को। इसमें मॉरिस का बात किया गया है, एरिस्टोटल की बात है, सीज़र की बात है, सेंट की बात है, शेक्सपियर की बात है। मतलब यहाँ पर जितने भी हीरोज़ हैं उनको ट्रिब्यूट पेश किया गया और पूरे एक साल का नाम जो है, एक जो पॉजिटिविस्ट कैलेंडर है उसको उसका नाम दिया, और उस पॉजिटिविस्ट कैलेंडर में हर मंथ का नाम जो है एक थिंकर, एक आर्टिस्ट के नाम के साथ जो है वो उसको ये समझ लें कि डेडिकेट किया गया, जो है कंट्रीब्यूशन की है उसने अपने इस काम में। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है ये यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू।